नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सारे लोग। मैं कुछ बैरागी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड पर। साथियों, लास्ट सेशन में हमने सरकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के अंतर को समझ लिया था। चलिए आज हम प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल्स को समझना स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने मिलता है इनकम टैक्स या आयकर। चलिए आज से इनकम टैक्स की कहानी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आयकर मतलब आय पर लगने वाला कर। जब भी कोई व्यक्ति देश के अंदर मेहनत करके आय कमाएगा, उसे अपनी आय का एक हिस्सा, अपनी आय का एक पार्ट सरकार को कर के रूप में देना होगा। क्यों भैया, मेहनत तो मैं कर रहा हूं, फिर मैं अपनी इनकम का हिस्सा सरकार को क्यों दूं। कल मैंने बताया था क्योंकि सरकार आपकी सहायता करती है। जब आपको जस्टिस चाहिए होगा तब देश के तंत्र आपको जस्टिस देंगे। अगर आपको पुलिस की सहायता चाहिए तो निःशुल्क आपको पुलिस की सहायता मिलेगी। मतलब सीधी बात है, सरकार आपको क्योंकि इंस्टेंट तो नहीं लेकिन बाद में जो दायित्व आपके लिए निर्वहन कर रही है उसके लिए सरकार को आपको पैसा देना होगा। तो जब भी पैसा कमाओगे, इनकम कमाओगे, उसका एक हिस्सा सरकार को जाएगा, दैट इज इनकम टैक्स। भारत में इनकम टैक्स लगता है आईटी एक्ट 1961 के माध्यम से। अभी हम कुछ समय के बाद में लेटेस्ट बजट का डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आयकर अधिनियम को नए रूप में कोडिफाई किया जा रहा है और उसकी कुछ नई धाराओं को नए फॉर्मेट में लागू किया जा रहा है। अभी हमारे पास जो पुराना अधिनियम है वो 1961 का है, उसको नए सिरे से लागू करने की यहां पर बात आपको देखने मिलेगी नए बजट के अंदर। उसके लिए थोड़ा हमको वेट करना है। साथियों, एक प्रश्न ये है कि सर आय का मतलब क्या, इनकम का मतलब क्या। तो अगर आप में से कोई सरकारी नौकरी में है तो आपको वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी। या प्राइवेट नौकरी में है, जो फॉर्मल सेक्टर की नौकरियां होती है, तो आपको वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, तो ये सैलरी आपकी आय मानी जाएगी। यानी आपको अपनी सैलरी का एक हिस्सा सरकार को इनकम टैक्स के रूप में, आयकर के रूप में देना होगा। लेकिन मान के चलो आप लोग नौकरी नहीं करते, आप लोग कोई व्यापार करते हो, कोई बिजनेस करते हो, आप कैफे खोलते हो, रेस्टोरेंट खोलते हो, या कोई भी बिजनेस आपके परिवार के अंदर आपको देखने मिलता है। बिजनेस से आप लोग सैलरी नहीं बल्कि प्रॉफिट कमाते हो, लाभ कमाते हो। तो वास्तव में अगर व्यापार से आप लाभ कमाते हो तो साथियों समझना, इनकम टैक्स के अंदर ऐसे लाभ को भी इनकम माना जाएगा और उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर मैं कैफे खोलकर इनकम कमा रहा हूं तो मैं भी इनकम टैक्स के दायरे के अंदर शामिल होऊंगा। अगला मामला को देखने मिल रहा है रेंट। वास्तव में साथियों कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे लोग अपनी सेविंग्स को खर्च करके हॉस्टल बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं और हॉस्टल को रेंट पर देकर, मकान को रेंट पर देकर किराया कमाते हैं और उस किराए के माध्यम से ही अपनी जीवन को, अपनी जिंदगी को सर्वाइव करते हैं। तो वास्तव में सरकार कहती है, वास्तव में ये जो रेंट या किराया है जो आपके जीवन को सर्वाइव करने का माध्यम है, वो भी आपकी इनकम मानी जानी चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति ना तो नौकरी करे ना बिजनेस करे, केवल किराया प्राप्त करके अपना जीवन यापन करे, तो उस रेंट को भी इनकम माना जाना चाहिए और उस इनकम पर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा। वास्तव में साथियों अगली बात आपको देखने मिल रही है ब्याज की, इंटरेस्ट की। मान के चलो मैं करोड़ रुपए की सेविंग को कहीं पर एफडी कर दूं, किसी बैंक में जाकर एफडी कर दूं और एफडी के माध्यम से मुझे हर महीने लाखों रुपए मिले, एक साल में मुझे लाखों रुपए मिले। मतलब वास्तव में मेरे द्वारा किए गए बैंक में फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज भी मेरी वास्तव में आय मानी जानी चाहिए और इसी आय पर सरकार को इनकम टैक्स भी देना होगा। तो प्रश्न ये आ सकता है कि इनकम टैक्स में इनकम का मतलब क्या। तो वेतन भी इनकम है, किराया भी इनकम है, ब्याज भी इनकम है, लाभ भी इनकम है। और यहां पर आपको एक और चीज देखने मिलेगी, उसका नाम है डिविडेंड फ्रॉम दी शेयर्स। अभी मैं आपको बताऊंगा शेयर मार्केट जब पढ़ाऊंगा, जब आप शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हो तो शेयर की जो मेन कंपनी है, लॉन्चिंग कंपनी है, वो आपको हर साल शेयर धारकों को लाभांश प्रदान करती है। वो लाभांश भी आपकी आय मानी जाएगी और उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा। तो इनकम टैक्स कहां कहां लग रहा है ये बात आप जान पा रहे हैं, तो ये एक बेसिक चीज आपको समझ में आई। चलिए कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं इनकम टैक्स के मामले में। भारत के अंदर इनकम टैक्स के संदर्भ में एक नई थोडोलॉजी को, एक नए कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम या प्रगतिशील कर प्रणाली। साथियों ये प्रगतिशील कर प्रणाली क्या होती है, एक बड़ा मुद्दा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं, मान के चलो यहां पर एक रामू काका नामक एक अत्यंत गरीब आदमी है, बहुत निम्न आय वर्ग से इनका संबंध है। एग्जाम्पल के लिए ये महीने में केवल 1,000 रुपए महीना कमाते हैं और इसी 1,000 से इनको बहुत गरीबी में अपने जीवन का सर्वाइवल करना होता है। इनके ऊपर जो आश्रित डिपेंडेंट लोग हैं, पत्नी बच्चे, 1,000 में कैसे ना कैसे ये अपने जीवन को काटते रहते हैं, भूखे रहते हैं लेकिन जीवन चलाते हैं। साइड में आपको एक व्यक्ति देखने मिलता है जिसका नाम है अमन।
मान के चलो अमन नामक व्यक्ति हर महीने 10 लाख रुपए की इनकम करता पाया जाएगा। अमन की हर महीने की जो इनकम या आय है वो 10 लाख रुपए है और रामू काका केवल 1000 रुपए कमा पा रहे हैं। मान के चलो भारत सरकार ने कहा कि देश के अंदर जो भी पैसा कमाएगा, आय कमाएगा, उसे इनकम टैक्स देना होगा। अब भैया इनकम टैक्स तो रामू को भी देना पड़ेगा और यहाँ अमन को भी देना पड़ेगा। सरकार ने कहा जो भी व्यक्ति जितनी आय कमाएगा उन सभी लोगों को 10% का इनकम टैक्स देना होगा। यानी अगर सभी लोगों के लिए आय कर की दर समान कर दी जाए तो साथियों देखना क्या इंपैक्ट इस देश की सोसाइटी पर होगा। सरकार ने कहा कि 10% का इनकम टैक्स सब पर अप्लाई होता है। तो पॉइंट समझना, 10 लाख में से 10% यानी 1 लाख रुपए अमन के द्वारा सरकार को टैक्स के रूप में भरा जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन 1 लाख रुपए का टैक्स भर देने के बावजूद भी अमन के हाथ में हर महीने 9 लाख रुपए बचेंगे। और साथियों 9 लाख में कोई व्यक्ति खाना पीना सर्वाइवल बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है, एक लेविश लाइफ जी सकता है। लेकिन बाद में आपको यहां पर देखने मिलेंगे रामू काका। रामू काका की इनकम ही है 1000 रुपए। अगर 1000 में से 10% यानी 100 रुपए काट लिए जाए टैक्स के, तो दिखने में तो अमन की तुलना में रामू काका ने बहुत कम टैक्स का पैसा सरकार को भरा है। लेकिन साथियों 100 रुपए की रामू काका के पास इतनी कीमत है जितनी अमन के पास 1 लाख रुपए। मतलब वास्तव में अगर आय की दर को देश के अंदर सभी लोगों पर समान कर दिया जाए, गरीबों पर भी उतनी आयकर लगा दी जाए और देश में अमीरों पर भी सेम इनकम टैक्स को आरोपित कर दिया जाए, तो अमीरों को तो ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन गरीबों की जो मेहनत की छोटी मोटी कमाई उनके हाथों में बच पा रही है, इतनी मेहनत से वो 1000 रुपए कमा पा रहे हैं, उसका एक हिस्सा भी सरकार के पास चला जाएगा। और हो सकता है भैया अब 900 रुपए में तो सरवाइव करना ही मुश्किल हो और बाद में ऐसे लोग आत्महत्या कर लें या बड़े गंभीर संकट के अंदर ये चले जाते जाए, बड़े गंभीर संकट के अंदर ये चले जाते जाए, बड़े गंभीर संकट के अंदर ये खुद को देखते जाएं। तो वास्तव में सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए, गरीबों को कर में राहत देने के लिए हम प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाते हैं। आप बोलोगे सर ये क्या होती है? एक बेसिक सी बात है, जब जब देश के अंदर जनता की आय बढ़ेगी, आय बढ़ने के साथ साथ कर की दरों में वृद्धि करना ही इनकम टैक्स माना जाएगा। आय बढ़े तो टैक्स बढ़े, आय कम तो टैक्स कम। मतलब यहां पर अगर अगर मतलब कई सारा काम आपको देखने मिलेगा। मतलब अगर यहां पर अमन की आय 10 लाख से और आगे बढ़ती जाएगी तो इसके ऊपर 10% नहीं, हो सकता है 15% टैक्स लग जाए, हो सकता है 20% लगे। मतलब कोई व्यक्ति जितना अमीर होगा क्योंकि वो सक्षम है, सरकार उससे अधिक कर वसूल करेगी क्योंकि वो अमीर हो चुका है। लेकिन अगर देश के अंदर रामू काका जैसे लोग जो गरीब हैं, सरवाइव करना मुश्किल है जिनके लिए, उनको सरकार हो सकती है कर में छूट प्रदान कर दे या बहुत मिनिमम नगण्य कर सरकार उनके ऊपर आरोपित करे। कम आय पर कम टैक्स, ज्यादा आय पर ज्यादा टैक्स। इसी सिस्टम को हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम या प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं, क्योंकि वास्तव में इससे समाज के अंदर वास्तविक समता की स्थापना होती है। ये समानता नहीं है, ये इक्विलिटी नहीं है, ये इक्विटी कॉन्सेप्ट है जो आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंदर कभी ना कभी पढ़ते रहते होंगे। तो वास्तव में समाज के अंदर गरीबों का ध्यान रखने के लिए भारत में ऐसा किया गया है। कई सारे लोग इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये अच्छा कॉन्सेप्ट है गरीबों से कम टैक्स लेने का। सरकार हर बजट के माध्यम से बजट में टैक्स स्लैब रिजीम जारी करती है, जिसे अपन टैक्स स्लैब रेट भी कहते हैं। यहां आप जाकर देख सकते हो कि आप जिस आय वर्ग में आते हो आपके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, मतलब कितने से कितने आय पर कितना टैक्स लगता है। वास्तव में बजट के माध्यम से, इसी चार्ट के माध्यम से देश की जनता को पता चलता है। और जब देश में बजट आता है तो मध्यम वर्गों के द्वारा सबसे पहले इसी चार्ट को देखा जाता है कि भैया बताओ हमारे ऊपर सरकार ने कर को कम किया है या बढ़ाया है। ये हर साल चेंज हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा इसको रटना नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल बताऊं तो यहां पर देखिए, अगर आप 3 लाख तक पैसा कम, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको ये रटना नहीं है और ये नए बजट का भी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए सरल होता है, इसलिए मैंने आपको ये चार्ट के रूप में शो किया है। जैसे अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपके ऊपर भैया नील टैक्स लगेगा। आपको सरकार ने टैक्स के रूप में छूट दी है। पहले ये 2.5 लाख था, फिर 3 लाख किया और वर्तमान में और बढ़ाने की बात चल रही है। अगर आपकी इनकम 3 से 7 लाख के बीच में है तो आपके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 7 से 10 लाख के बीच में है तो 10% टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 10 से 12 लाख है तो 15% टैक्स लगेगा। और ऐसे करते करते अगर आपकी इनकम 15 लाख या उससे अधिक हो जाएगी, एक साल की बात है, एक वर्ष में अगर आपकी इनकम 15 लाख या उससे अधिक हो जाएगी तो आपके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। और 30% इनकम टैक्स की स्लैब रेट में अपर लिमिट है, इससे अधिक भारत की सरकार टैक्स नहीं लगाती।
ऐसा नहीं होगा कि तुम 1 करोड़ रुपए कमाओगे तुम्हारे ऊपर 80% टैक्स लगा दे, नहीं भैया, 30% इज अ मैक्सिमम कैप। वर्तमान में इस ऊपर सरकार इनकम टैक्स नहीं लगाती, लेकिन लगा भी सकती है, ऐसा कोई नियम या संविधान में नहीं लिखा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये चार्ट आपको रटना नहीं है, ये तो बेसिक एग्जांपल की बता रहा हूं कि देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे सरकार कर की दरें बढ़ा रही है। इसी को हम प्रगतिशील कर प्रणाली के रूप में जानते हैं और इसे भारत के अंदर बहुत जोरों शोरों से अपनाया जा रहा है। आशा करता हूं आपको आयकर की बातें समझ में आई होंगी। अब हम सरकार के दूसरे इंपॉर्टेंट टैक्स के बारे में बात करते हैं, जिसे निगम कर या कॉरपोरेशन टैक्स कहा जाता है। साथियों, अगर मैं आपको लेटेस्ट बजट का एक डेटा बताऊं तो वर्तमान बजट में भारत सरकार की इनकम का सबसे बड़ा जो कर साधन बना है उसका नाम है आयकर, और दूसरा सरकार की इनकम का सबसे बड़ा साधन जो बना है उसका नाम है इनकम। अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि आयकर, निगम कर और जीएसटी में सरकार को सर्वाधिक पैसा कौन सा टैक्स देता है, तो आपको आंसर देना है आयकर, उसके बाद आता है कॉर्पोरेशन टैक्स और फिर आपको जीएसटी देखने मिलेगा। अभी हालांकि बजट की बातें भी आपको चार्ट में समझाऊंगा तब और ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। खैर, अब हम बात कर रहे हैं सरकार के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स की, जिसे अपन कह रहे हैं निगम कर। वास्तव में साथियों, निगम का मतलब होता है कोई कंपनी, कोई फर्म, चाहे वो औद्योगिक फर्म हो चाहे वो सेवा फर्म हो, कोई भी अगर देश के अंदर कंपनी बन रही है उसको हम कॉर्पोरेशन के रूप में जान रहे हैं। वास्तव में ऐसा कहा जाता है निगम कर भी एक प्रकार का आय कर ही होता है, लेकिन ये जो आय है वो किसी व्यक्ति की नहीं, वो किसी कंपनी की होती है। मतलब देश में आयकर को लगाने के लिए इनकम टैक्स अधिनियम 1961 काम करता है, उसी प्रकार कॉर्पोरेशन टैक्स को लगाने के लिए भी आईटी एक्ट 1961 को ही लागू किया जाता है, लेकिन ये इनकम टैक्स व्यक्तिगत आय पर नहीं, किसी कंपनी की आय पर लगता है। साथियों, कंपनी के बारे में आप जब भी पढ़ते हो तो आपको दो शब्द सुनने मिलते हैं, एक का नाम है कंपनी का टर्नओवर और दूसरा आपको देखने मिलता है कंपनी का प्रॉफिट। पहले इन दोनों में अंतर समझिए, तब जाके आपको कॉर्पोरेशन टैक्स और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरी कंपनी है ये मार्कर बनाने की, मैं एक साल में 10 मार्कर बनाता हूं और मेरे एक मार्कर की कीमत है 10 रुपए। तो भैया मेरे कंपनी का एक साल का जो कुल उत्पादन है वो है 100 रुपए। साथियों, जब भी कोई व्यक्ति अपने स्टार्टअप, अपने उद्योग के माध्यम से जितना कुल उत्पादन करता है, कुल उत्पादन इंटू वस्तुओं की कुल कीमत से डिसाइड होता है कि उस कंपनी का टर्नओवर कितना है। जैसे कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारी पेन बनाने वाली कंपनी का टर्नओवर कितना है, तो 10 पेन इंटू 10 रुपए, मेरी कंपनी का टर्नओवर है यहाँ पर 100 रुपए। लेकिन साथियों, क्या ये मेरी कमाई है? नहीं भैया। जब भी मैंने पेन बनाया तो पेन बनाने के लिए मैंने कई सारे लोगों को उनकी सैलरी दी, मजदूरों को मजदूरी दी, मैंने पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल का यूज किया। मतलब पहले मैंने जेब से पैसा लगाया, उसकी कॉस्ट में अपनी जेब से पैसा दिया, तब जाके मैंने देश के अंदर पेन का उत्पादन किया। अगर मैंने हिसाब निकाला तो 100 रुपए के टोटल पेन बनाने के लिए भैया मेरी जेब से 50 रुपए की कॉस्टिंग या लागत लग रही है। तो यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि भैया 50 रुपए हमारा उत्पादन का प्रॉफिट माना जाएगा, लाभ माना जाएगा। कुल उत्पादन है 100 रुपए का, जिसे अपन कह रहे हैं टर्नओवर, लेकिन टर्नओवर लाने के लिए मैंने जेब से कितना पैसा लगाया उसे मैं माइनस करूंगा, तब मेरे हाथ में कितना पैसा बचा, दैट इज माय प्रॉफिट। और साथियों समझना, कॉर्पोरेशन टैक्स टर्नओवर पर नहीं, मेरे प्रॉफिट पर लगेगा, मेरी कंपनी के प्रॉफिट पर लगेगा। सबसे मेन बात ये थी। अगली कहानी, आजादी के बाद भारत सरकार के द्वारा ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स लगाया जा रहा है, इसे कई सारे लोगों ने आलोचना के घेरे में डाल दिया और इसे सुपर टैक्स कहकर इसकी आलोचना की गई। आलोचना के पीछे सबसे मेन कारण यह था कि भारत सरकार ने आजादी के बाद कंपनियों के आय पर या कंपनियों के लाभ पर लगभग 50% तक का निगम कर लगाया। और साथियों सोच के देखो, अगर आप कोई कंपनी खोलो, मेहनत करो और आपके प्रॉफिट का आधा पैसा सरकार उड़ा ले जाए तो क्या आप खुश होगे? नहीं। देश की सरकार से नाराजगी थी और उद्योग, कंपनी, न्यूज, सारे के सारे लोग सरकार की आलोचना कर रहे थे कि भैया ये निगम कर नहीं है, ये तो हैवान टैक्स है, तो सुपर टैक्स है, इसे अगर तुम कम नहीं करोगे तो देश के अंदर हम काम करना बंद कर देंगे। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मजे की बात नहीं दुर्भाग्य की बात बताऊं, वास्तव में साथियों इतने बड़े निगम करके चलते ही भारत के अंदर विदेशी कंपनियां उत्पादन करने नहीं आई। आपने बाजू में देखा चाइना को, चीन ने बड़ी स्मार्ट पॉलिसी को अपनाया, चीन ने विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपने निगम कर को कम कर दिया। अब सोच के देखो, कोई आईफोन बनाने वाली कंपनी है, अब उसके सामने दो ऑप्शन है, चाइना में भी बहुत सारी जनसंख्या है, इंडिया में भी बहुत सारी जनसंख्या है, जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर लेबर कॉस्ट कम होगी, दोनों जगह पर आपको सस्ते श्रमिक मिल जाएंगे। लेकिन
भारत में अगर आपने उत्पादन किया तो आपकी उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा सरकार डाका डाल देगी। जबकि चाइना वाले क्या बोल रहे हैं कि तुम हमारे देश में आओ, हम तुमको बिजली फ्री कर देंगे, हम तुम्हें हेल्प करेंगे, सरकार तुम्हारी सहायता करेगी, केवल तुम चाइना में आके प्रोडक्शन करो। तो साथियों यही काम है कि आईफोन जैसी या दुनिया की वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज चाइना में जाती हैं और अपना प्रोडक्शन स्टेब्लिश करती हैं, केवल एक कारण से कि वहां पर कर की दरें, कॉरपोरेशन टैक्स की दरें सरल थी, कम थी और सरकार उनके लिए बहुत फ्रेंडली थी। लेकिन भारत ने क्या किया, अपना पैसा कमाने के चलते बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। इस कारण से भारत में ऐसी कंपनियां नहीं आई और भारत मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टिकोण से चाइना की तुलना में पिछड़ता चला गया और वर्तमान में चाइना दुनिया की शानदार इंडस्ट्रियल पावर आपको देखने मिल रहा है। खैर, वर्तमान भारत को समझ में आया है और मोदी सरकार ने हाल ही में डिसीजन लिए हैं कि हमें भी अपनी कॉर्पोरेशन टैक्स को कम करने की आवश्यकता है और मोदी सरकार ने 17-18 में ऐसा निर्णय लिया भी और दुनिया को आकर्षित करने के लिए 2014-15 में आपने मेक इन इंडिया पहल को भी भारत के अंदर चलते देखा। लेकिन अभी भी यह पहल चाइना को कंडेम करने या चाइना को प्रतिस्पर्धा देने के लिए बहुत छोटी है। इसलिए मैं आपको बार बार कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब समझा रहा हूं कि यह सामान्य टैक्स नहीं है। इसी से भारत के अंदर दुनिया के एफडीआई का फ्लो डिसाइड होगा, दुनिया की कंपनी कितनी भारत में आ रही है डिसाइड होगा और भारत का भविष्य कैसे होगा यह कहीं ना कहीं आपको कॉर्पोरेशन टैक्स के मामलों में भी देखने मिल सकता है। अगली कहानी आपको बोर्ड पर देखने मिल रही है भैया। एक वर्ल्ड बैंक नामक संस्था है जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पहले निकालती थी, उसी रिपोर्ट का नाम चेंज करके वर्तमान में बी रेडी इंडेक्स कर दिया गया है। बी रेडी का मतलब है बिजनेस रेडीनेस इंडेक्स। आप बोलोगे सर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट या बी रेडी इंडेक्स क्या होता है? बी रेडी इंडेक्स को या ईज ऑफ डूइंग को आप ऐसे समझिए कि मान के चलो आप दुनिया की कंपनी हो और आप भारत मतलब मेरे देश में उत्पादन करना आना चाहते हो। आपको भारत में आने के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज चाहिए? जैसे आप लोग सोचते होंगे अगर मैं भारत में जाऊं तो भारत के अंदर सरकार हमारे लिए फ्रेंडली हो, हमें विद्युत आसानी से मिल जाए, हमें बार बार टैक्स ना देना पड़े, हमें बार बार हमारे कई सारा काम आपको देखने मिलता है, कई सारा काम आपको देखने मिलता है। साथियों बी रेडी इंडेक्स को या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आप ऐसे समझो, इसे हिंदी में कहा जाता है काम की या व्यापार की सरलता। जैसे अगर आप एक कंपनी हो, विदेशी कंपनी हो और भारत में आना चाहते हो तो आपकी ये मंशा या इच्छा होगी कि भारत में आने के बाद आपको बार बार टैक्स ना देना पड़े, आपके लिए टैक्स की दरें कम हो। दूसरा, भारत की सरकार या भारत के पुलिस वाले आपको बार बार परेशान ना करें, भारत के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि उत्पादन के बाद आप उस वस्तु का एक्सपोर्ट कर सको। मतलब वास्तव में दुनिया की कंपनी भारत में आकर कितनी सरलता से अपना उत्पादन काम कर सकती है, कितना इजी माहौल उसके लिए है, वही बात आपको बी रेडी इंडेक्स या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखने मिलता है। और वर्ल्ड बैंक ने पहले जब जब भी भारत की रेटिंग और वर्ल्ड बैंक ने जब जब और वर्ल्ड बैंक ने जब जब भी भारत की रेटिंग और वर्ल्ड बैंक ने जब जब भी भारत की रेटिंग और वर्ल्ड बैंक ने जब और वर्ल्ड बैंक ने जब जब भी भारत की रेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर प्रकाशित की है, भारत को मिनिमम या बहुत घटिया रेटिंग दी है। मतलब भारत में काम करने की सरलता बहुत कठिन है, दुनिया की कंपनी भारत में नहीं आना चाहती। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बी रेडी इंडेक्स में जितने ये पैरामीटर हैं जिसके आधार पर ये रेटिंग डिसाइड होती है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसका नाम है टैक्सेशन या मेनली कॉर्पोरेशन टैक्स। अगर भारत में टैक्स कम होगा तो दुनिया की कंपनियों के लिए भारत का आकर्षण बढ़ जाएगा, लेकिन अगर भारत में कॉर्पोरेशन टैक्स ज्यादा होगा तो भारत के अंदर काम करने की सरलता नहीं बचेगी और दुनिया की कंपनी भारत के अंदर नहीं आएगी। तो साथियों, मैं आशा करता हूं आपको कॉर्पोरेशन टैक्स के अंदर वास्तव में मेक इन इंडिया और देश के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के कई सारा काम आपको देखने मिलता है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं आपको कॉर्पोरेशन टैक्स केवल टैक्स के रूप में नहीं बल्कि वास्तव में भारत के द्वितीय क्षेत्र के संवर्धन के मॉडल के रूप में समझ में आया होगा कि सरकार को क्यों अपने टैक्सेशन में निगम कर को बार बार सोचना चाहिए, इसके अंदर जो लॉजिकल कट्स हैं वो करना चाहिए ताकि भारत के अंदर वेलकम हो दुनिया की कंपनी का और मेक इन इंडिया जैसी परियोजनाएं बढ़ सके और भारत की जीडीपी ग्रोथ में इंडस्ट्रियल उत्पादन का भी सपोर्ट लगातार बढ़ते जाए। साथियों, एक क्वेश्चन मैं आपको आज देके जा रहा हूं, आप सारे लोग मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। कुछ देशों को वास्तव में टैक्स हेवन कंट्री कहा जाता है, करदाताओं के लिए स्वर्ग कहा जाता है। तो ऐसे कौन से देश है जिन्हें अपन टैक्स हेवन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्या भारत एक टैक्स हेवन देश है
जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और वापस से वही बात, अगर आप लगातार इंडियन इकोनॉमी की बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए। कूपन कोड दिया गया है, यहाँ पर कॉम्बो ऑफर के बारे में बताया गया है, जहां देवाशीष सर पढ़ाएंगे, कई सारे टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, करंट अफेयर सेशंस होंगे, पीडीएफ होंगे। जल्दी से कॉम्बो ऑफर को बहुत कम प्राइस पर ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, टेक 7 वाला आंसर देना गलती से भी मत भूलना। कल मिलते हैं, कल चर्चा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय